हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया गया है क्लास 12 के लिए। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो कवर कर ही चुके थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हल। दोस्तों, बिल्कुल ही हम लोग आसान वे से इस प्रश्नों को कवर कर लेंगे और आपको पूर्णतः याद भी हो जाएगा अभी के अभी ही। दोस्तों, तो आप बस सीधा से अंत तक जोड़ देखने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके आंसर की को जानेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन ए को कवर कर चुके थे, ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे सेक्शन बी जो है, इसमें 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिनमें से कि नहीं 10 प्रश्नों का ही आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके संपूर्ण जो हल है उसके हम लोग बिल्कुल ही आसानी से कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को, और दीर्घोत्तरीय में है कि 3 प्रश्नों का ही आंसर ओनली देना है, यानी कि 21 से 26 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से कि नहीं 3 प्रश्नों का ही आंसर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न भी देख चुके हैं, तो अब इसके संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग हल के रूप में देखते हैं कॉपी में। तो यहाँ पे प्रश्न भी आप सभी के सामने आ चुका है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखें। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों एग्जाम ऑफ व्यू से, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाकर यह बताया कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा की दिशा तथा अंगूठा जो है वह धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को जो है वह यह जो प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा कि फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां को तीन अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाकर यह बताया कि जो तर्जनी होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो होती है वह धारा की दिशा, तो वहीं जो अंगूठा जो होती है वह धारावाहिक चालक पर लगे बल की दिशा को इंगित करता है, यानी कि व्यक्त करता है। इस प्रश्न में को भी आप अच्छे से समझ में गए होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। दोस्तों, ये क्लास 10th में भी ये हम लोग को पढ़ना था और क्लास 12th में 2020 में लगभग ये प्रश्नोत्तर पूछ लिया गया था, 2020 में शायद। और यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देखिए कि निरोधी विभव क्या है, ये भी प्रश्नोत्तर बोर्ड मॉडल में ही दिया गया था कि निरोधी विभव क्या होता है। तो वह ऋणात्मक विभव जिस पर धारा का मान 0 प्राप्त होता है निरोधी विभव कहलाता है। आपको बिल्कुल ही आसानी से याद भी हो गया होगा कि निरोधी विभव क्या होता है। तो वह ऋणात्मक विभव जिस पर धारा का जो मान होता है वह 0 होता है, उसे ही को ही हम लोग निरोधी विभव के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ही आसानी वे से समझेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग संपोषी व्यतिकरण को देखेंगे, उसके बाद हम लोग विनाशी व्यतिकरण को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, इसे रचनात्मक व्यतिकरण भी कहा जाता है, याद रखेगा। व्यतिकरण की वह घटना जिसके अंतर्गत किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम होता है उसी को ही संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो वहीं यहाँ पे है विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है कि व्यतिकरण की वह घटना जिसके अंतर्गत किसी बिंदु पर तीव्रता का मान न्यूनतम होता है उसी को ही हम लोग विनाशी व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ही आसानी वैसे सभी क्वेश्चंस को इस प्रकार से देख लेंगे दोस्तों, आपको पूर्णतः 100% जो है वह आपको याद भी हो जाएगा इसी सेशन में। दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, व्यतिकरण की वह घटना जिसके अंतर्गत किसी बिंदु पर परिणामी जो तीव्रता होता है उसका मान अधिकतम होता है, ठीक, उसी को ही हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और ठीक इसके उल्टा कि व्यतिकरण की वह घटना जिसके अंतर्गत किसी बिंदु पर उसकी परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम होता है, यानी कि कम होता है, उसी को ही हम लोग संपोषी व्यतिकरण के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ही आसानी वे से समझेंगे दोस्तों और इसे याद भी करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे पूछ लिया गया था हम लोगों से कि क्यूरी नियम क्या होता है। क्यूरी नियम क्या होता है, बिल्कुल ही आसानी वे से समझेंगे कि क्यूरी के नियमानुसार अनुचुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व लागू चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व लागू चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। एम बराबर होता है C क्रॉस इंटू B/T होता है, याद रखेगा। यानी कि एम बराबर यहाँ पे लिखा है C क्रॉस इंटू B/T यहाँ पे लिखा गया है, याद रखेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को भी अच्छे से कवर करते हैं।
और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल ही हम लोग आसानी वे से समझेंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं। तो ये भी प्रश्न उत्तर बोर्ड मॉडल में दिया गया था दोस्तों कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त किया जाता है उसी को ही हम लोग पृथ्वी के चुंबकीय तत्व के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है उसे उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को ये प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको लगभग 80% याद भी हो गया होगा। अब तक आप देखते आ रहे होंगे। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है उसी को ही हम लोग पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कहते हैं दोस्तों। बिल्कुल ही आसानी से इसे हम लोग कवर कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोगों से पूछ लिया गया था दोस्तों कि संधारित्र के किन्हीं दो उपयोगों को लिखें। यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे कि संधारित्र के किन्हीं दो उपयोगों को लिखें। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिखेंगे दोस्तों कि संधारित्र के दो उपयोग निम्नलिखित होते हैं। ये जो शब्द है आप जरूर बोर्ड एग्जाम में अगर उपयोग पूछता है या प्रकार पूछता है तो ये वाला शब्द जरूर लिखने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए अगर प्रकार पूछता है कि संधारित्र के कितने प्रकार होते हैं मान लीजिए, तो आप जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा संधारित्र के दो प्रकार निम्नलिखित होते हैं। ये वाला शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों, क्योंकि 0.5 अंक जो है वह आपको यहीं लिखने से ही मिल जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो और अगर ये नहीं भी लिखते हैं, अगर ये दोनों अगर अच्छे से दोस्तों लिख लेते हैं तो आपको 2 अंक कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र के दो उपयोग निम्नलिखित होते हैं। पहला है कि आवेशी संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेशी संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने में पहला हो गया। और दूसरा जो हो जाएगा दोस्तों एलसी परिपथ द्वारा विद्युतीय दोलन उत्पन्न करने में, ये दूसरा हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आवेशी संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने में और दूसरा है कि एलसी परिपथ द्वारा विद्युतीय दोलन उत्पन्न करने में इसका उपयोग महत्वपूर्ण उपयोग होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अनेक प्रश्नोत्तर क्या हम लोगों से पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग की दो मुख्य विशेषताओं को लिखें। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो लिखेंगे दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय तरंग की दो मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं या निम्न होती है या इस प्रकार से होती है। यहाँ पे आप कई प्रकार से शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो मुख्य विशेषताएं निम्न है या निम्नलिखित होता है या इस प्रकार से है। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि पहला क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। यानी कि प्रकाश की चाल कितनी होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखेगा निर्वात में। तो यहाँ पे है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो वही है दूसरा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि आवेश रहित होता है, याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है वह आवेश रहित होती है, याद रखिएगा। क्योंकि और ये जो होता है तीसरा जो है ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। देखिए और बोर्ड एग्जाम जितना प्रकार का है या जितना गुण का है उतना ही लिखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए अगर 2 गुण अगर पूछता है तो अगर 2 गुण लिखते हैं तो आपका पूर्णतः अंक मिल जाएगा। अगर मान लीजिए अगर 3 गुण लिखते हैं तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। 3 गुण लिखेंगे तो या तो 5 तो अंक मिलेगा नहीं। तो इसलिए जितना बोर्ड एग्जाम का है उतना ही आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। हम 3 इसलिए बताए हैं दोस्तों कि आपको मालूम चल गया होगा कि ये तीनों आप कोई भी मान लीजिए अगर 3 याद रहता है तो आप 2 प्रश्नोत्तर 2 जो आंसर है आप आसानी से दोस्तों बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं अगर ये प्रश्नोत्तर आता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्नोत्तर में आपको कहीं से भी डाउट नहीं हुआ होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि आवेश रहित होता है। और ये जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे हम लोगों से पूछ लिया गया था दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। तो इसे भी हम लोग बिल्कुल ही आसानी वे से समझेंगे दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम क्या होता है। चलिए हम लोग आसानी से समझते हैं कि जब किसी वैद्युत परिपथ बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसकी दिशा हमेशा फ्लक्स के परिवर्तन के विरोध होता है। उसी को ही हम लोग फैराडे का
चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम भी कहते हैं दोस्तों। आप आसानी से यहाँ पे याद कर सकते हैं कि जब किसी विद्युत परिपथ बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस पर परिपथ में एक विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है और उसकी जो दिशा होती है वह हमेशा फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि E बराबर हो जाएगा -d∅B/dt हो जाएगा। याद रखिएगा, ये गणितीय मान याद रखिएगा, खासकर क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है गणितीय मान। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्नोत्तर में आपको कहीं से भी डाउट नहीं होगा और आप आसानी से इस प्रश्न को भी अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से लिख पाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की 2 परिकल्पनाओं को लिखिए। ये प्रश्नोत्तर है जो कि काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों बोर्ड ऑफ एग्जाम व्यू से, कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की 2 परिकल्पनाएं को लिखें। तो हम लोग जो सबसे पहले जो लिखेंगे दोस्तों कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की 2 परिकल्पनाएं निम्नलिखित होती है। ये वाला शब्द जरूर ही लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा अंक लेना है। तो ये तो हम लोग लिख ही पाएंगे दोस्तों कि देखिए प्रश्न से ही आप लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि प्रश्न में ही आपको सिर्फ निम्नलिखित बैठाना है दोस्तों, ओनली फॉर निम्नलिखित बैठाना है। तो जरूर ही लिखने का प्रयास कीजिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की 2 परिकल्पनाएं निम्नलिखित होती है। दोस्तों अगर चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इसके संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कवर किए थे, और मान लीजिए और भी सब्जेक्ट का अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो हम लोग इसी चैनल पर हम लोग करवाने जल्दी से ही आपके बीच वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है आज के डेट में ही। तो दोस्तों आप जरूर इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जो ही लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए जुड़े हैं जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका हम लोग परिकल्पनाएं फर्स्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, ये मान लीजिए परमाणु तो है ही, इलेक्ट्रॉनवा जो है इलेक्ट्रॉनवा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी कि नचनिया है, और ये चारों तरफ चक्कर लगाता है। और नाभिक जो है यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है, यानी कि घूमता है, जिसके लिए जो कोणीय संवेग होता है h/2π का पूर्ण गुणज यानी कि स्वयं गुणज होता है, याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे घूम सकता है, यानी कि अस्थायी कक्षाओं में ही ये घूम सकते हैं, अन्यथा और कक्षा में ये नहीं घूम सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप अच्छे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि स्वयं गुणज कहा जाए। और यहाँ पे दूसरा है कि अस्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करते हैं, अतः परमाणु अस्थायित्व बना लेता है। यानी कहने का दोस्तों, और अस्थायी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो उसका मान लीजिए उसका एनर्जी जो है वह डाउन नहीं होगा, यानी कि एनर्जी उसका खत्म नहीं होगा, और जो वो कक्षा होगी वह अस्थायित्व बना लेगी, यानी कि जो परमाणु होगी वह बिल्कुल ही अस्थायी हो जाएगी। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि अस्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, और अतः परमाणु का अस्तित्व बना रहता है हमेशा के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्नोत्तर में आपको कहीं से भी डाउट नहीं हुआ होगा और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। चैनल पर नए जुड़े हैं तो जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न हम लोगों से पूछ लिया गया था दोस्तों कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा SI मात्रक भी लिखिए। बिल्कुल ही हम लोग इसे भी आसानी से समझेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो किसी चुंबक के ध्रुव प्रबलता और उसकी प्रभावी लंबाई अर्थात दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही उस चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न में भी आपको कहीं से डाउट नहीं हुआ होगा और आप अच्छे से याद भी कर लिए होंगे कि किसी चुंबक के ध्रुव प्रबलता और उसकी प्रभावी लंबाई अर्थात दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसका जो मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। बहुत ही आसानी से इन सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे जो आपके लिए बेहद ही जरूरी है दोस्तों बोर्ड ऑफ एग्जाम व्यू से, क्योंकि बोर्ड मॉडल से कुछ क्वेश्चन जो है सेम टू सेम पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि क्रांति कोण और ध्रुवण कोण में संबंध लिखें। ये जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा सवाल है कि क्रांति कोण और ध्रुवण कोण में संबंध स्थापित करें। तो हम लोग ब्यूस्टर के नियम से क्या जाने थे दोस्तों कि ब्यूस्टर के नियम से मी बराबर 10 IP, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे, और जो IP है यह ध्रुवण कोण होता है, याद रखिएगा। तो यदि क्रांति कोण अगर θc
होता है तो म्यू बराबर क्या होगा 1/sin θc। इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ पे समीकरण 1, यहाँ पे समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से जब करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 यानी कि यहाँ पे देखिए म्यू म्यू तो यहाँ पे कट जाएगा दोनों का, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 1/sin IC। या तो यहाँ पे भी आंसर आप लिख सकते हैं, इसको जब ऊपर करेंगे तो ये कोसेक θc हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। या आप इसको अगर नीचे करना चाहते हैं यानी कि sin θc यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला sin θc यहाँ आएगा और 10 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा इतना। और इसे हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, इसलिए sin θc बराबर होता है cot IP, यानी कि 1/10 बराबर होता है कॉट होता है, याद रखिएगा। तो ये इतना भी आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं और यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं। कोई भी आंसर जो है आप लिखेंगे वह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 100% सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न में भी आपको कहीं से भी डाउट नहीं हुआ होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछ लिया गया था, न्यूमेरिकल सवाल से यहाँ पे पूछ लिया गया था कि 250 एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य वाला फोटोन की ऊर्जा की गणना करें। बिल्कुल ही हम लोग आसानी से ज्ञात करेंगे। और ऊर्जा बराबर होता है hc/λ, यानी कि h न्यू बराबर होता है hc/λ। तो यहाँ पे देखिए जो न्यू है वह आवृत्ति होता है, एच जो होता है प्लांक नियतांक होता है, और प्लांक नियतांक का मान कितना होता है 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। और यहाँ पे जो सी आप देख रहे हैं यह प्रकाश की चाल होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। और लेमडा जो है वह तरंग धैर्य का मान होता है, याद रखिएगा। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि 250 एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य वाला फोटोन की ऊर्जा की गणना करें। तो यहाँ पे हम लोग इसी सूत्र पर बैठा देंगे hc/λ पर। तो यहाँ पे एच का मान दिया गया है 6.62 × 10⁻³ जूल, और सी का मान दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो वहीं 250 एंगस्ट्रॉम है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर होता है। तो वहीं 250 × 10 यहाँ पे लिखेंगे। तो वहीं यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 10⁻10 है यह ऊपर जाएगा, तो ये प्लस माइनस में है तो प्लस में जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6.62 × 10⁻34 गुना और 3 × 10⁸ × 10 ये प्लस में 10 हो जाएगा। तो ये जो देखिए 10 और 8 जब जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और 34 में से 18 जाएगा तो ये हो जाएगा -16। तो ये हो जाएगा, और 6.62 गुने 3 करेंगे तो ये तो 19.86 हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसको जब भाग करेंगे 19.86 × 10⁻16 से 250 से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इतना आंसर। या तो आप इतना आंसर लिख सकते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा, या आप इधर ये जो -16 है इसको हम लोग एक और बढ़ा देंगे, यानी कि 17 जब कर लेंगे तो ये जो 0 है ये घट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 0.79 × 10⁻17 जूल हो जाएगा, याद रखिएगा। इतना ही आपको लिखना है, यानी कि आंसर आपको इतना भी लिख देते हैं तो आपको आंसर यानी कि 2 मार्क्स मिल जाएगा, या आप थोड़ा सा नीचे आएंगे इतना भी लिख देते हैं तो आपको पूर्णतः अंक मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न में भी आपको कहीं से भी डाउट नहीं हुआ होगा अब, और आप आसानी से भी सीख पाए होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि सेल के विद्युतवाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि सेल के विद्युतवाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में निम्नलिखित अंतर होता है। ये जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा कि सेल के विद्युतवाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में निम्नलिखित अंतर होता है। तो एक तरफ सेल का विद्युतवाहक बल लिखेंगे और दूसरे तरफ टर्मिनल विभवांतर लिखेंगे। तो पहला यहाँ पे देखेंगे कि सेल के अंदर एकांक धनावेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युतवाहक बल कहलाता है, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ। तो वहीं यहाँ पे देख सकते हैं कि बाहर परिपथ में एकांक धनावेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य ही टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। बिल्कुल देखिए, अंतर जब लिखना चाहते हैं तो एक परिभाषा ही लिख दीजिएगा। परिभाषा एक लिख देंगे तो आपको अंक तो मिलेगा ही दोस्तों, परिभाषा ही लिख दीजिएगा अगर याद होगा तो। या तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि इसे ई से सूचित करते हैं, विद्युतवाहक बल को ई से सूचित करते हैं और इसे भी से सूचित करते हैं। और जब भी दोस्तों अगर अंतर कहा जाए 2 या 3 भी अगर अच्छे से अंतर लिख देते हैं तो आपको पूर्णतः अंक मिल जाएगा 2 में 2 दोस्तों। और यहाँ पे देखिए विद्युतवाहक बल जो होता है वह टर्मिनल विभवांतर से 12 होता है, याद रखिएगा। तो वहीं इसका अपोजिट देखेंगे, टर्मिनल विभवांतर जो होता है वह विद्युतवाहक बल से छोटा होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से।
और यहाँ पे देखिए जब विद्युतवाहक बल में I बराबर जब 0 होता है तो E बराबर V हो जाएगा। तो वहीं जब जब टर्मिनल विभवांतर में क्या होता है, जब I बराबर अगर 0 होएगा तो V बराबर E हो जाएगा। बिल्कुल ही आसानी से सभी को लिखा गया है। या यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न में भी आपको कहीं से डाउट नहीं होगा कि सेल के अंदर एकांक धनावेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युतवाहक बल कहलाता है। तो वहीं बाहर परिपथ में एकांक धनावेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य ही टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो वहीं इसे ई से सूचित करते हैं, तो वहीं इसे भी से सूचित करते हैं। और विद्युतवाहक बल बड़ा होता है टर्मिनल विभवांतर से, तो वहीं टर्मिनल विभवांतर छोटा होगा विद्युतवाहक बल से। तो जब I बराबर 0 तब E बराबर V, और जब I बराबर 0 तो V बराबर E हो जाएगा। बिल्कुल ही आसानी वे से समझेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चंस है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो लॉन्ग क्वेश्चन की तरह पूछ लिया गया है उसे हम लोग एक वीडियो में कवर कर लेंगे दोस्तों, बिल्कुल ही आसानी वे से। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण सेशन आते रहेंगी ताकि बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्नोत्तर ना छूटे, यही मेरा 100% प्रयास रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसे आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों, अभी के अभी दोस्तों शेयर जरूर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप साथ हैं तो सब कुछ संभव है दोस्तों। आप अपना साथ जरूर बनाए रखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी कितना है दोस्तों, जय हिंद।